प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पॉलीगॉन बहुभुज क्या होता है, जो अन्य एग्जाम में बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं। रेलवे की परीक्षा में भी यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित, और इसके बारे में जानकारी होना परम आवश्यक है। हम आपको बताएंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है, बहुभुज क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी पहली बार आप कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे तुरंत देख सकें। तो आज की इस वीडियो में शुरू होने वाला है बहुभुज पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए, पॉलीगॉन बहुभुज हुआ है, जितनी भी समतल आकृतियाँ होती हैं सब बहुभुज कहलाती हैं। कोई भी समतल आकृति हो, उस समतल आकृति सारी बहुभुज होती हैं। समतल आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। ऐसी आकृतियों को हम बहुभुज या पॉलीगॉन कहते हैं। अब देखिए, पॉलीगॉन से संबंधित जैसे हमारा ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। ये त्रिभुज भी हमारा एक पॉलीगॉन होता है, क्योंकि यह भी एक समतल आकृति है। त्रिभुज भी एक क्या है, समतल आकृति है, ट्रायंगल। त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति जो बंद आकृति है, ट्रायंगल होती है। और ये हमारी क्या है, पॉलीगॉन है। हमारा जो ये आयत होता है, यह भी क्या है, पॉलीगॉन है। नेम ABCD। ऐसी जितनी भी समतल आकृतियां हैं वो पॉलीगॉन होती हैं। और अगली बात ये है, ये दो भुजाओं के बीच ये स्लोप है, स्लोप ही एंगल होता है, क्योंकि एंगल की डिफिनेशन ही है एंगल जो हमारा होता है दो साइड। मान लीजिए ये है, एक कोई साइड, ये इस साइड के बीच स्लोप का मिडिल पार्ट, स्लोप के बीच का ये जो पार्ट है, यही जो है, ये जो स्लोप है, ये सब ये हमारा एंगल होता है। यहाँ सब ये एंगल है। एंगल इतना है, झुकाव। स्लोप मीन्स झुकाव। दो रेखाओं या दो किरणों के बीच जो झुकाव होता है उसी को हम एंगल यानी कोण कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ एंगल, दो साइड के बीच एंगल बन रहा है। यहाँ पर एक एंगल है और एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है। इस हिसाब से इसके इंटीरियर एंगल है। ये कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल, जिसको हम कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं, अंतःकोण। ये हमारे अंतःकोण हैं, इंटीरियर एंगल। ये हमारा अंतःकोण। कितना इंटीरियर एंगल हुआ, अंतःकोण कितने हैं, 1 2 3। कितने हुए, 3। 3 इसके अंतःकोण हैं, 3 इसके शीर्ष हैं, 1 2 3। 3 इसकी भुजाएं हैं। ओके। और दूसरी चीज हमें ये जानना है, इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो इस कंडीशन में आपको एक सूत्र हम बताते हैं। तीनों अंतःकोणों का योग, किसी भी अंतःकोण, 3 नहीं कोई भी हो, तो अंतःकोणों का योग, पॉलीगॉन के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये हम एक सूत्र से निकालेंगे। n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला है। वेयर n मीन्स नंबर ऑफ साइड, n जो आपका है भुजाओं की संख्या है, नंबर है, जितनी साइड्स वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए।
और आपका पॉलीगॉन जो भी होगा उसके अंतः कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए हम ट्राइंगल हमारा, इस ट्राइंगल के हम अंतः कोणों का योग जानना चाहते हैं कि तीनों का अंतः कितना होता है एंगल। तो इस कंडीशन में हम n की वैल्यू, कितनी साइड्स हैं 3, n बराबर 3, जहाँ n भुजाओं की संख्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो हम n बराबर यहाँ राइट करते हैं 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा इंटू 1 0, ये हमारे पास आ गया 180 अंश। ये हमारा हो गया अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब मान लीजिए हमें इस रेक्टेंगल का फाइंड करना है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं 4, कितनी साइड्स हैं 4, जितनी साइड होंगी उतने एंगल बनेंगे। ये भी इसके इंटीरियर एंगल है सब। अब n बराबर हम 4 राइट करते हैं। अब हम इसके इंटीरियर एंगल के योग को निकालते हैं, इसका सम कितना होता है। तो n बराबर 4 - 2 180 डिग्री, और यहाँ 2 इंटू 180 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 360 डिग्री, 360 अंश। तो आयत के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। यह आप यहाँ सूत्र से जान चुके हैं। अब इस कंडीशन को जानने के लिए आपने तो फाइंड कर ही लिया, लेकिन प्रत्येक कोण जानना हो तो उसके लिए सूत्र हमारा होगा प्रत्येक कोण का मान। प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, हम इसी सूत्र में n/n इंटू -2 इंटू 180 डिग्री, ये अंतः कोणों में भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो एंगल पता चल जाएगा। तो ये हमें यहाँ दिया हुआ है। अब इस सूत्र है हमारा अंतः कोण फाइंड करने का। तो इस सूत्र को ध्यान देंगे, कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और यह ध्यान देने योग्य बात है। और देखिए इसमें मीडियन क्या होती है, अगर हम शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा माने इसके सामने अपोजिट साइड पर हम ऐसा बिंदु खींचते हैं जो BC के मध्य बिंदु को मिलाए, मान लिया ये D इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, तो M जो AD है इस ABC की माध्यिका कहलाएगी। अगर वो शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को ज्वाइन करती है तो वो माध्यिका होगी। यदि ये मध्य बिंदु पे ज्वाइन नहीं करती है तो माध्यिका नहीं होगी। यानी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा या मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। अब हम आगे की बात करें, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं भी होती हैं। शीर्ष लंब क्या होता है यह भी जान लीजिए। शीर्ष लंब वो चीज होता है, थोड़ा सा माध्यिका और इसमें डिफरेंस है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, और जो शीर्ष लंब होता है वो सम्मुख भुजा के 90 डिग्री पर ज्वाइन करता है। जहाँ 90 डिग्री बनेगा वहाँ ज्वाइन करेगा, उसके मध्य बिंदु से मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने जान लिया। अब बहिष्कोण थोड़ा सा जान लीजिए। ये अगर त्रिभुज हमारा है, इस त्रिभुज के हम किसी भी साइड को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये जो एंगल बनता है
यही हमारा बहिष कोण है। कौन कोण है? बहिष कोण। इसे ध्यान से जानेंगे। इस कंडीशन को जानना परम आवश्यक है। अब इसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, ट्रायंगल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। तो अब इसमें हम लोग विकर्ण की बात करें। आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या है? जब हम एंगल को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा AC, ये डायगोनल है विकर्ण, और DB भी क्या है? डायगोनल है, ये भी विकर्ण है। इसे ध्यान में रखना है। इसी कंडीशन को जानते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप जानकारी कर ले प्राप्त पॉइंट। आपसे पूछ लिया गया पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट? बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? क्या आप बता सकते हैं बिंदु की डिफिनेशन क्या है? बिंदु आप किसे कहेंगे? तो आपको शायद जानकारी ना हो तो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो ये पॉइंट जो होता है यही हमारा पॉइंट फिगर। ये जो फिगर है ये पॉइंट है। इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना ऊंचाई है, कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। यह हमारा बिंदु है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसी बीच कुछ प्रश्न हमारे आते हैं। हर का परिमेयीकरण करना सवाल मान लीजिए दे दिया गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब में आ गया हर का परिमेयीकरण कर लीजिए। देखिए, हर का परिमेयीकरण का मतलब होता है दी गई भिन्न के हर को परिमेय में बदल देना, उसको अपरिमेय से हटा देना। जैसे यहाँ पर करड़ी में 2 है, हम वर्गमूल नहीं निकल पा रहे हैं, इसका निकालेंगे नहीं निकलेगा। तो इसको परिमेय में बदलने के लिए सीधा सीधा ध्यान देंगे, एक ही काम करना। नीचे के पद को देखते हुए अगर 2 पद हैं तो उनके चिन्ह के विपरीत अपद सब यही रहेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/√2 प्लस √5 ये था, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 माइनस √5 का। हम वैल्यू चेंज ना हो तो इसलिए यहाँ आंसर ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा हर परिमेय में बदल जाएगा। कैसे? अभी हो गया हमारा 1/a + b a - b सूत्र पड़े होंगे। पहले पद का स्क्वायर करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर करड़ी में 2 का स्क्वायर, यहाँ हमारा इंटू ये पड़ा रहेगा। अब हो गया 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पद प्राप्त होगा, और नीचे में मिल गया करड़ी का स्क्वायर, करड़ी हट जाएगा तो हो गया 2 माइनस ये हो गया 5 हमारा, और ये माइनस यहाँ 3 होगा तो -3 आपका यहाँ हो गया, और ये √2 माइनस √5 ये आंसर हो गया। इस आंसर को और शुद्ध करना चाहते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये प्लस √5 हो जाएगा और माइनस √2 हो जाएगा और बाई 3। ये इसका हर का परिमेयीकरण हो चुका है। ध्यान देने की बात ये, अब हम आपको पढ़ाएंगे अगर एक पद है तो हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे। अगर एक पद है 1/√5 तो इसी के विपरीत का गुणा, यानी करड़ी का ऊपर नीचे, तो यहाँ भी ये आपका है करड़ी 5 का गुणा ऊपर, करड़ी 5 का गुणा नीचे, तो करड़ी 5 बटे आपका करड़ी 5 क्या हो जाएगा 5। ये आपका हो गया हर का परिमेयीकरण। ये बहुत आसान होता है। अगर एक पद है तो उसी के करड़ी का गुणा करा दीजिए, वो आपका समाप्त हो जाता है। अब इस वीडियो में थोड़ा सा पढ़ाएंगे कि हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को उच्च शिखर पर ले जाना, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए हमने प्रयास किया है। और मैं उस विद्यालय में इस समय कार्यरत हूँ
जिस विद्यालय का नाम हमारे पूरे प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया वह पार्वती कन्या इंटर कॉलेज है। इस विद्यालय में हम अपनी शिक्षा बहुत ही मेहनत के साथ बच्चों को दे रहे हैं। उनको हम प्रगति के मार्ग पर ले जाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इस विद्यालय के सारे अध्यापक सभी बच्चों के प्रति स्नेह भाव व्यक्त करते हुए उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रेरित करते हैं और यह विद्यालय शासन के मामले में नंबर 1 है। यहाँ के जो लोग भी हैं सब लोग बच्चों के प्रति स्नेह जताते हैं। तो इसी का मैं एक कड़ी हूँ, अर्थात एक सहायक अध्यापक हूँ और हम इस अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को एक नई दिशा देना चाहते हैं कि बच्चे घर पर बैठे भी स्टडी कर सकें। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम वीडियो संधि समास अलंकार और मैथ के इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की स्टडी करते रहिए। आप देखिए, थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं समपूरक कोण क्या होते हैं और कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। समपूरक जब दो कोणों का योग यानी दो कोणों को मिला करके 180 हो जाएगा तो ये हमारे समपूरक होंगे। जैसे एक हमारा 60 डिग्री है तो इसका समपूरक कोण क्या होगा। अब 60 में कितना ऐड कर दे कि वो 180 के इक्वल हो जाए, तो आप कहेंगे सर 120। तो 60 में अगर 120 जोड़ देते हैं तो ये 180 के बराबर हो जाता है। तो ये एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे हैं समपूरक। और कोटिपूरक यहाँ पर है। कोटिपूरक माने जब दो का योग मिला के 90 हो जाए। जैसे एक 30 डिग्री है तो इसका कोटिपूरक 60 डिग्री होगा, दोनों जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये है कोटिपूरक समपूरक। तो समपूरक कोण ज्ञात अगर करना है तो समपूरक कोण बराबर समपूरक कोण बराबर होता है 180 अंश माइनस दिया गया कोण, और कोटिपूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस दिया गया कोण। जैसे अगर हमें 30 अंश दिया है, 30 अंश का कोटिपूरक निकालना है तो 90 माइनस दिया माने दिया गया कोण 30 घटा देंगे 60 आ जाएगा। और इसी क्रम में अगर पूछा जा रहा है कि समपूरक बताइए 120 का, तो 180 में से 120 घटा देंगे। इस प्रकार से पूरक समपूरक कोटिपूरक सब ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने हमारे वीडियो को फुल वॉच किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्नेहजनों को, छोटे बच्चों को स्नेह प्राप्त होता रहे। हम अपने बड़ बुजुर्ग से आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। धन्यवाद।